सबसे पहले जो सेंटर पे जो रखा हुआ चार्ज है, ठीक है, सेंटर पे रखा हुआ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो ई क्यू का देते हैं उसको सेंटर वाले चार्ज की वजह से। तो ये आ जाएगा एट, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से आपने इतना नहीं, इससे कम डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है, ये जो है इस आर डिस्टेंस पर, इस आर डिस्टेंस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो सेंटर वाले चार्ज क्यू की वजह से हो रहा हो, ठीक है। तो ये आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर वाले चार्ज की वजह से हो गया, और बाकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसकी वजह, हम लोग यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आर ए है, यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये है बी, और यहाँ से लेकर के ये वाला जो डिस्टेंस हम मान रहे हैं यहाँ तक वो हम लोग आर मान रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस जो है वो आर है, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में, ठीक है, ये जो गैप है इसको मैं डी आर थिकनेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस डी आर थिकनेस का जो वाला जो सेल है बन रहा है उसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, इस सेल का वॉल्यूम कितना होगा, तो वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो डीवी होगा, ठीक है। तो ये डीवी वॉल्यूम हम लोग पता कर रहे हैं, डीवी वॉल्यूम निकालते हैं, ये हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4πr², ठीक है, इस स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया 4πr², और इसको इस सेल के थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं डी आर से, यानी कि आ गया 4πr² ये है थिकनेस, तो ये वाला वॉल्यूम निकल गया। तो हमने इस थिन सेल का इन्फिनिटेसिमली थिन सेल का वॉल्यूम निकाल लिया है। अब इस सेल के अंदर जो जो चार्ज है उस चार्ज को हम सेंटर पर हम मान सकते हैं, ठीक है। गॉस लॉ जो है आपको पता है, गॉस लॉ ये है कि ई जो फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस फॉर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के का सिंप्लीफिकेशन ये कहता है कि हम इस पूरे सेल के चार्ज को हम सेंटर पे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चार्ज को हम सेंटर पे मान लेते हैं, तो उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो कितना होगा, तो पहले हमने डी क्यू निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना चार्ज है। तो डी क्यू जो है इसमें वो हम निकालेंगे, मैं इसको स्मॉल क्यू से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डी क्यू, इसके अंदर में जो चार्ज है वो कितना है डी क्यू है, तो डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी, ठीक है। रो डी वी निकालते हैं, रो आपको पता है यहाँ पे दिया गया है रो आर, रो इज ए फंक्शन ऑफ आर, तो ये आ गया ए अपॉन आर इंटू डी वी, ठीक है। डी वी की वैल्यू भी लिख ही लेते हैं, डी वी की वैल्यू है इंटू 4πr² डी आर, तो ये एक आर जो है वो इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 4πa इंटू आर इंटू डी आर, ठीक है, ए इज सम कांस्टेंट। तो ये हमने डी क्यू निकाला। अब इस डी क्यू चार्ज जो कि सेल में है उसको हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है। तो वो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा डी, इस सेल को हम लोग सेंटर पे मान सकते हैं, ठीक है। और उस सेंटर पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, या यहाँ पर किसी भी आर रेडियस पर, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम डी कह रहे हैं। सो डी इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ये डी क्यू अपॉन r²। सेल को हटा देना है और सेल के बदले एक पॉइंट चार्ज हम लोगों को सेंटर पे रखना है, ठीक है, और उसकी वजह से फिर यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, तो डी निकल चुका है। इस तरीके से जितने भी सेल जो है यहाँ से लेकर के अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, हम लोगों को क्योंकि यहीं तक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके। अगर इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं तो उसके बाहर वाले जो सेल्स हैं, इधर वाले सेल्स हैं, इनकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ओनली द इनक्लोज चार्ज विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
तो हम लोगों को सिर्फ यहीं तक का चार्ज जो है वो कंसीडर करना है, ठीक है। तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी के इंटीग्रेशन से आने वाला है, ठीक है। तो फिर मैं इसका इंटीग्रेशन करके करता हूँ। E आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 इंटू dq/r², ठीक है। और dq की वैल्यू जो है वो हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी। ये dq की वैल्यू ऊपर है, ये पता करें कि दिस इज योर dq, ये है dq। तो ये वाली जो वैल्यू है dq की वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो कितना आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 इंटू ये 4πa इंटू r इंटू डी आर, ओके। डी क्यू की वैल्यू डाल दी गई नीचे में r²। तो ये 4π और 4π कैंसिल हो गया, और ये r से ये r कैंसिल हो जाता है। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, फ्रॉम a से लेकर के r तक, यहीं तक। क्योंकि हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसके अंदर के सेल्स ही लेंगे, बाहर के सेल्स को हम लोग छोड़ देंगे। तो फ्रॉम ए टू आर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर कर लेते हैं। ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया, ए अपॉन एप्सिलॉन, और बाकी जो है वो बचा क्या, डी आर अपॉन ये है आर बचा, फ्रॉम ए टू आर। इंटीग्रेशन करते हैं, a अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/r का इंटीग्रेशन कितना होता है, log, तो log में आ रहा है, ln r आ जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ln r जो है ना, इसको हम लोग a से r इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये a बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln r माइनस ln a जो है वो ln r बाई a दे देगा, ठीक है। तो ln r बाई a आ जाएगा। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो गया, ठीक है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर वाले के सेंटर पे जो चार्ज रखा गया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो जाएगा E ड्यू टू द सेंटर वाला चार्ज प्लस ड्यू टू द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंटर वाले चार्ज की वजह से 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q/r², और प्लस ये वाला जो फील्ड है वो हो गया a/ε0 इंटू ln r/a, और ये दिया गया है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये q/4πε0 बाहर रहेगा, r टू द पावर माइनस, ये हो जाएगा -2/r का क्यूब, ठीक है। r के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, प्लस a/ε0 इंटू ये जो ln r/a है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ln का होता है 1/a, 1/ln x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x होता है। तो ये आ जाएगा 1/r/a, और फिर एक चेन रूल के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे r/a का आ जाएगा तो 1/a, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस है, ध्यान रखना है आपको ये। तो ये वाला टर्म जो है उधर ले जाकर के पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको जरा सा अरेंज करके लिख दूँ, तो ये q/2πε0 r³ रह जाएगा, ये उधर चला जाएगा और ये 2 कैंसिल भी हो जाएंगे, विल बी इक्वल टू a, ये a वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाला a और ये वाला a जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो a/ε0 r आ जा रहा है, ठीक है। ε0 को कैंसिल कर देते हैं, r से एक r को कैंसिल करके स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू q/2πr²,
ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेल ले लिया, ठीक है, सेल एक बार ऊपर है, हम लोग क्या देखते हैं इसका कि सबसे पहले हम लोगों ने ये एक सेल लिया था, ठीक है, और सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है, और कहाँ पे निकाला, सेंटर से आर दूरी पर, ठीक है, या इस पॉइंट पर जो येलो वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, वहां पर हमने निकाला है, ठीक है, देखो ये इस वाले पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। तो अब यहाँ पे हमने गॉस लॉ यूज किया। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उस स्फेरिकल सेल का जो चार्ज है उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट चार्ज सेंटर पे मानना होगा। तो हमने इस सेल का चार्ज निकाला, वो dq चार्ज था, ठीक है, और dq चार्ज निकालने के बाद उस चार्ज को dq को हम लोगों ने सेंटर पे इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब dq चार्ज अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो उस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे सकते हैं। तो पहले हमने dq यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने ये dq का कैलकुलेशन किया, ठीक है, dq निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रो dv होता है, dq इज इक्वल टू रो डेंसिटी इंटू dv। dv क्या है, इस सेल का वॉल्यूम। अब सेल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सेल का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस ऑफ द सेल, ठीक है, और डेंसिटी है a बाई आर, तो ये dq कैलकुलेट कर लिया गया। अब इस dq को हमने सेंटर पे इमेजिन कर लिया। अब उस सेंटर पे इमेजिन जो किया है dq चार्ज, उसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन dq बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो d निकल गया। ये तो इस छोटे से पतले से सेल की वजह से, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हम a टू इस r तक हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो किया, तब आगे ये हमने ई जो निकाला है वो डी इंटीग्रेशन से निकाल लिया, ठीक है, कि ए रेडियस से लेकर के आर रेडियस तक के बीच में जितने भी चार्जेज हैं उन चार्जेस को सेंटर पे मान लेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकला, उसको मैंने ई एस इसलिए कहा है कि स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एस, बिकॉज सेंटर पर एक चार्ज कैपिटल क्यू भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर और स्फेरिकली सिमेट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर डिस्टेंस पर, दोनों का सम करेंगे, बट ये कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो ये वाला जो लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है, दिस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जो है ये सेंटर पे रखे हुए चार्ज की वजह से, और ये स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला इंटीग्रेशन से जो आया है वो, इन दोनों का सम आ जाता है कांस्टेंट, ठीक है। 8 point charges of charge q each are placed on the 8 corners of a cube of side A। तो पहले हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक क्यूब है, ठीक है, तो ये एक क्यूब है, उसके 8 कॉर्नर से कुछ कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन कुछ कॉर्नर पीछे रह गए, उनको ड्रॉ नहीं कर रहे, इनके इंड्स पर हम लोग चार्जेस लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, इस पे यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, ठीक है, इधर चार्ज है, इधर चार्ज है, और एक चार्ज पीछे यहाँ पर रहा होगा वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 टोटल चार्जेस हैं, 8 पॉइंट चार्ज ऑफ चार्ज क्यू प्लेस्ड ऑन द 8 कॉर्नर्स ऑफ ए क्यू ऑफ साइड ए, इसका साइड ए दिया गया है। अ सॉलिड न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर, यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, एक मेटेलिक स्फीयर रख देते हैं, देखो यहाँ पर एक मेटेलिक स्फीयर पड़ा हुआ है, ठीक है, बीच में कहीं पर, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस a/3, इसका जो रेडियस दिया गया ना, इस वाले का रेडियस कितना है, इसका अपना कुछ रेडियस है, ठीक है, वो रेडियस मैं यहाँ पर r दिखा देता हूँ, ठीक है, तो r इज गिवन एज a/3, ठीक है, place with its center at the center of the cube, as a result charges are induced on the sphere which form a certain pattern on its surface। तो इन चार्जेस की वजह से यहाँ पर जो बाकी चार्जेस पड़े हुए हैं
उन चार्जेस की वजह से इस स्फीयर पर क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो सब तो इक्वली चार्ज रखा हुआ है, हम उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। हम इसमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, और वो गॉसियन सरफेस जो है ना वो ये क्यूब है, वो गॉसियन सरफेस ये क्यूब है। ठीक है, तो अगर हम एक क्यूब इमेजिन करते हैं तो वो वाला जो क्यूब है उसमें क्या हुआ, जैसे क्यूब का जो कॉर्नर होगा, ठीक है, ये क्यूब का कॉर्नर है। ठीक है, और यहाँ पर वो जो चार्ज है ना वो रखा हुआ है। ठीक है, ये तो इस चार्ज का वो हिस्सा जो इसके अंदर में आ रहा होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा उस क्यूब के अंदर में जो आ रहा होगा। जैसे हम लोग तरबूज वगैरह काटते हैं ना, ठीक है, तो कुछ इस तरह का बनता है कि नहीं। यहाँ पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर एक 90 डिग्री का के एंगल वाला राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है। एक जैसे जब आप तरबूज काटते हैं तो उस तरीके का शेप बन जाता है यहाँ पे, वैसा बन रहा होगा। ठीक है, यानी कि उस चार्ज में भी एक एक 1/8 जो ऐसा एक स्फीयर है टोटल, इसको पहले हम यहाँ से काटेंगे, फिर इधर से काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये एक जो कट के बनेगा निकलेगा यहाँ पर से वो 1/8 पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये क्यू चार्ज है तो उस क्यू चार्ज का 1/8 हिस्सा जो है वो इसके अंदर में, क्यूब के अंदर में, और बाकी जो है वो 7/8 हिस्से जो है वो बाहर है। ठीक है, वो इस क्यूब के अंदर में नहीं है, यानी कि Q/8 हिस्सा जो है वो इस चार्ज का इस क्यूब के अंदर में शेयर्ड है। तो ऐसे कितने चार्जेस हैं, 8 चार्जेस हैं, तो Q इंटू 8 होके कितना आ गया, टोटल Q चार्ज जो है वो इसमें शेयर हो रहा है, और अंदर में एक चार्ज रख, इस पर मान लेते हैं कि चार्ज Q है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q प्लस Q। ठीक है, इतना टोटल। ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हम लोग निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है कि एक क्यू चार्ज है यहाँ पर, उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर जो v होता है, तो v इज इक्वल टू Q/4πε0 r होता है। ठीक है, और ये डायगोनल हम फाइंड कर लेते हैं क्यूब का। क्यूब का जो डायगोनल होता है वो a² प्लस a² प्लस a² का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 3a² का स्क्वायर रूट, यानी कि √3a। ठीक है, समझ। नाउ वो डायगोनल जो है वो यहाँ से एक्चुअली यहाँ तक है, लेकिन ये जो ये वाला चार्ज है वो एक्चुअली सेंटर से गुजरता हुआ भी जा रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके सेंटर जो है से गुजर, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, √3 है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हाफ होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r विल बी इक्वल टू जो डायगोनल होगा, ये d निकाला है हमने, डायगोनल डायगोनल का जस्ट क्या होगा, हाफ होगा, यानी कि √3a/2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द कॉर्नर। तो कॉर्नर की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल हम निकालते हैं, वो कितना आ जाएगा, Q/4πε0 इंटू √3a/2। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से 4 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो Q/√3 2√3πε0 a। ठीक है, ये इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा। ओके, और इसी तरीके से कितने टोटल चार्जेस हैं, 8 चार्जेस हैं, तो उन सबका पोटेंशियल जो है वो ऐड होगा। ठीक है, तो टोटल जो पोटेंशियल आएगा वो देखो, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ ये जो पोटेंशियल निकाले, 8 इंटू Q/2√3πε0 a। तो ये 2 से ये 8 कैंसिल होकर 4 दे रहा है। ओके, तो इतना आ गया, ये
4q अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट a। इतना पोटेंशियल जो है वो टोटल, ये 16/√3 जैसा जो टर्म आ रहा है ना, इसको जरा देख लेते हैं। देखो, अगर मैं k इक्वल टू पुट कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मैं मतलब k के टर्म में ही लेके चलता तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैंने ध्यान नहीं दिया कि k के टर्म में लाना है, तो हम लोग को 2 बार मेहनत करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, वो 4k के बराबर होगा। 1/पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 4k, ठीक है, ये 4 उधर चला जाएगा। तो इस पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिख देंगे, ठीक है, 1/पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिख देंगे 4k, तो ये आ जाएगा 4q/√3a इंटू 4k, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16q अपॉन √3a, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कुछ डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर 1/8 हिस्सा ही शेयर हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने ये 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पर वो गलती हो जाती है, अगर यहाँ पर आपको जो चार्ज दिया गया ना वो स्फीयर जैसा चार्ज होता, पॉइंट चार्ज के बदले कुछ स्फीयर दिया होता, तो उसका 1/8 हिस्सा ही फिर हम लोग ले सकते थे, नहीं तब भी ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। ये अगर कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो गलत कर देंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं लोग, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा कि 1/8 हिस्सा, क्योंकि पोटेंशियल निकालने के लिए इफ यू आर आउटसाइड ऑफ द पॉइंट चार्ज, जब हम लोग यहाँ से बाहर हैं कहीं पर किसी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं फील्ड पोटेंशियल, तो गॉस लॉ ये कहता है कि जब आउटसाइड द चार्ज यू कैन ट्रीट इट लाइक ए पॉइंट चार्ज। जब आप उस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर होते हैं तो उसको एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो अगर आपको स्फीयर भी दिया गया तो भी ये जो हम लगा रहे थे ये गलत हो जाएगा, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। आपको पूरा चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली गॉस लॉ का अप्लाई यहाँ पे हो नहीं रहा है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस और गॉस लॉ का कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। हम लोगों ने क्या किया, सिंपली पोटेंशियल जो है ना इसका निकाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाला और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज सब उतने ही डिस्टेंस पर है, और उन सबके पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो उतना पोटेंशियल इस ब्लू वाले चार्ज पे आ जाएगा। In a potentiometer experiment, the balancing length obtained with a cell is 240 centimeter. एक पोटेंशियोमीटर दिया गया एक्सपेरिमेंट है, the balancing length obtained with a cell is 240 centimeter. On shunting the cell with a resistance of 2 ohm, the balancing length becomes 120 centimeter. The internal resistance of the cell is, ठीक है। तो हम लोगों ने VAP निकाला है, अब V जो पोटेंशियल ड्रॉप A से Q के बीच में आ रहा है वो निकालते हैं VAQ। तो VAQ हो जाएगा 120 सेंटीमीटर इंटू पोटेंशियल ड्रॉप जो आ रहा है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो इधर वाला सर्किट है उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको जो बताना है वो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। ये R इक्वल टू 2 ओम दिया गया है, तो पहले हम लोग ओल्ड सिचुएशन में चले जाते हैं कि ये नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ओनली दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज देयर, ठीक है। तो इस बैटरी का जो EMF है वो मान लेते हैं कि लेट द EMF इज E, ठीक है। तो ये जो EMF है वो दो जगह शेयर हो रहा है, बिकॉज बैलेंस हो चुका है, यानी कि नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी, दिस सेल, ठीक है। तो हम उस केस में लिखेंगे क्या कि जो EMF होगा वो दो जगह शेयर हो रहा होगा, एक जो होगा वो इसको बैलेंस करने में और दूसरा इसमें इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप बनाने में, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो I इज 0, यानी कि I इंटू R प्लस ये वाला जो हम लेंगे V
ए क्यू ए पी सॉरी, बट दिस आई इज इक्वल टू 0, जो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है इसमें, तो इसमें भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं बनेगा अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपली दिस ई विल बी इक्वल टू वी ए पी, यानी कि बैलेंस कंडीशन में जो करंट ड्रॉ किया जाता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, सो बिकॉज नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, सो आई इज 0, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी 0, यानी कि ई और कुछ नहीं है, वो वी ए पी ही था, यानी कि दिस इज योर ई। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। जब हम लोगों ने इसमें एक एक्सटर्नल बैटरी, यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहाँ के बीच में इसका आर है, आर इज इक्वल टू 2 ओम कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा कि यहाँ से जो करंट निकलेगा, ठीक है, एक इंटरनल इसमें भी करंट होगा यहाँ पर, और उस करंट की वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बनेगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो जो ईएमएफ का जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय दिस। ठीक है, वो इससे बैलेंस होगा, तो हम लोग वो निकालते हैं। अब चूंकि हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है जो कि 2 ओम का है, तो यहाँ से कुछ करंट निकलेगा और उस करंट की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप बनेगा। ठीक है, तो हम उसका भी कैलकुलेशन लिख लेते हैं, और बाकी चूंकि बैलेंस हम कर चुके हैं, इसको भी हम लोग बैलेंस करके रखते हैं, तो इस बाकी जो एक्सटर्नल ये जो वायर है इसमें कोई करंट नहीं आएगा, इसमें कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर 120 सेंटीमीटर पे बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर के बीच में और यहाँ पर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट वोल्टेज ड्रॉप विल बी आल्सो इक्वल टू ए और क्यू के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही वोल्टेज ड्रॉप ए और मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पर रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, वही यहाँ के बीच में होगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू दैट पॉइंट, और ये जो क्यू पॉइंट है वो इधर वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। यहाँ के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो यहाँ के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा। ठीक है, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर मान लेते हैं कुछ आई करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा था, नॉट इन द एक्सटर्नल सर्किट, जो यहाँ पर एक सर्किट है, तो आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है, इज इक्वल टू इसका जो ईएमएफ है ई, उसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि बाहर वाले सर्किट में बैलेंस होने की वजह से कोई करंट नहीं होता, तो हम उस वक्त कुछ कैलकुलेशन लिखेंगे भी नहीं, तो ये आई आर प्लस आई इंटू आर इक्वल टू ई आ जाएगा, यानी कि हम लोग लिख दें कि आई इंटू आर प्लस आर इक्वल टू ई, और ई हमें पहले से ही मालूम है, वो हमने निकाल रखा है, ये 240 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 240 इंटू 5 है। ठीक है, आई की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम है, तो आई हम लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू आएगा 240 इंटू 5 अपॉन आर की वैल्यू 2 है, और स्मॉल की आर की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो हम लोगों ने आई निकाले कि इस इंटरनल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो निकालना है। ठीक है, तो वो हम लोग निकालेंगे, जो रेजिस्टेंस दिया गया है ना उससे इस करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्मॉल आर इंटू आई ये निकालेंगे, ये आ रहा है 240 इंटू 5 इंटू आर अपॉन 2 प्लस आर। ठीक है, और ये जो वोल्टेज होगा दिस इज इक्वल टू योर व्यू ए क्यू, तो इक्वेशन जो है वो बन जाएगा ये 240
फाइव इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 प्लस आर इज इक्वल टू ये 120 इंटू 5। तो 5 और 5 कैंसल, 120 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 इंटू आर इज इक्वल टू 2 प्लस आर। ये 2 प्लस आर जो है ना वो राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आपको मिलता है ये आर में से 2 आर हट जाएगा तो आर इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा।